Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही टैरिफ लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है एंड यहाँ कनाडा एंड मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाए गए एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटली इन्हें होल्ड पर भी डाल दिया गया है एंड चाइनीज इंपोर्ट्स पर 10% के टैरिफ लगाए गए। इसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी 15% ऑफ बॉर्डर टैक्स लगाए हैं ऑन इंपोर्ट ऑफ यूएस कोल एंड एलएनजी प्रोडक्ट्स एंड 10% टैरिफ लगाए हैं ऑन अमेरिकन क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर मशीनरी एंड लार्ज स्केल कार्स। इसी के साथ चाइना ने एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है अगेंस्ट टेक्नोलॉजी जायंट गूगल एंड पीवीएच जो कि ओन करता है यूएस डिजाइनर ब्रांड्स काविन क्ले एंड टॉमी हिल्फिगर, इसे भी अंडर रिलायबल एंटिटी की लिस्ट में डाल दिया है इम्प्रॉपर कंडक्ट के एलिगेशंस लगाकर। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक नए ट्रेड वार की शुरुआत हो चुकी है वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच। तो लास्ट टाइम जब इस तरह का ट्रेड वार स्टार्ट हुआ था बिटवीन यूएस चाइना बिटवीन 2017 टू 2019, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे यूएस में इनमें सिग्निफिकेंट जंप देखा गया एंड इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था इस ट्रेड वार का। तो वो सेक्टर्स जो इस ट्रेड वार के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं उसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड केमिकल्स। हमने कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी हैं। यहां पर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया एंड थाईलैंड पर यूएस हैवी टैरिफ लगा सकता है, लेकिन इन टैरिफ्स को लेकर इंडिया ने ऑलरेडी एक गुड जेस्चर दे दिया है। यहां पर यूएस से होने वाले इंपोर्ट्स पर जो एवरेज टैरिफ रेट है उसे 11.66% से कम करके 9.5% कर दिया है। मोरओवर जो पीएम मोदी का यूएस में विजिट चल रहा है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है स्पेशली टैरिफ वाले मुद्दे पर। तो मोरओवर इस बार के अगर हम बजट में भी देखें तो जिन सेक्टर्स को पीएलआई का सबसे बड़ा बेनिफिट दिया गया है उसमें सबसे पहले तो टेक्सटाइल आता है। यहां पर पीएलआई का एलोकेशन 45 करोड़ से बढ़ाकर 1148 करोड़ कर दिया गया है जो कि 25 टाइम्स की ग्रोथ है। उसके बाद ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए भी एलोकेशन 346 करोड़ से बढ़ाकर 2818 करोड़ कर दिया गया है जो कि काफी बड़ा जंप है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर के लिए एलोकेशन 5777 करोड़ से बढ़ाकर 9000 करोड़ कर दिया गया है। एडवांस केमिस्ट्री, सेल एंड बैटरी स्टोरेज के लिए भी एलोकेशन 15 करोड़ से बढ़ाकर 155 करोड़ कर दिया गया है। बाइट गुड्स स्पेशली एसीज एंड एलईडी लाइट्स के लिए एलोकेशन 213 करोड़ से बढ़ाकर 444 करोड़ कर दिया गया है एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए एलोकेशन 700 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है। तो यहां अगर आप एक सिमिलरिटी देखें तो जो सेक्टर्स ट्रेड वार के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जैसा कि वीडियो के बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेड वार से पहले ही यानी कि बजट में ही इनका सबसे ज्यादा ध्यान रखा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूएस एंड चाइना के बीच में ट्रेड वार स्टार्ट हो सकता है। बट एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए अच्छी बात यही है कि प्रेजेंटली सारे ही सेक्टर्स अभी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इसमें भी करेक्शन लगातार हो रही है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो लास्ट के 1.5 से 2 सालों में बिल्कुल भी नहीं चले हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ वीडियोस में ऐसे ही सेक्टर्स को कवर किया जाए, यहां वैल्यूएशन अच्छी हो एंड जल्द ही स्ट्रेंथ भी दिखाना स्टार्ट कर दें एंड जो बिजनेस इनके बेनिफिशियरी हो सकते हैं ऑफ कोर्स उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। हम कोई भी पेड सर्विस रन नहीं करते हैं। हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन होती है हम अपने यूट्यूब वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। रेगुलर व्यूअर्स अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो वीडियो को लाइक करें, अपनी फीडबैक को कमेंट सेक्शन में शेयर करें एंड वीडियो से पूरी वैल्यू लेने की कोशिश करें। तो वो सेक्टर जो प्रेजेंट सिनेरियो का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है एंड इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाले जो प्लांट्स क्लोज हो चुके थे वो भी रीओपन हो रहे हैं। तो उस सेक्टर का नाम है टेक्सटाइल सेक्टर। तो यहां पर जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो ऑफ कोर्स यूएस चाइना ट्रेड वार तो है ही। सेकंड ट्रिगर ये है कि इस बार के बजट में कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए काफी फोकस किया गया है। थर्ड रीजन ये है इस सेक्टर को स्टडी करने का कि ये सेक्टर लास्ट के 2 सालों से ऑलरेडी कंसोलिडेशन में पड़ा हुआ है। फोर्थ एंड जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमें मिलता है एक्सपोर्ट डाटा से एंड चाइना हमें यहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर दिख रहा है जिसका मार्केट शेयर 40% के अराउंड है। देन आता है बांग्लादेश जो कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में 6.13% का कंट्रीब्यूशन रखता है। वियतनाम रखता है 5.18% का एंड इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 4.36%। तो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में जो 3 कंट्रीज हमसे आगे हैं तो इनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाता है यूएस मार्केट में, जहां चाइना का 10% से ज्यादा एक्सपोर्ट यूएस मार्केट में जाता है, बांग्लादेश का 20% के अराउंड एंड वियतनाम का जाता है 40% के अराउंड। तो यूएस चाइना ट्रेड वार स्टार्ट होते ही चाइना की इंडस्ट्री को डेंट लग सकता है एंड यूएस के एक्सपोर्ट में यहां पर ये मार्केट शेयर को लूज कर सकते हैं। इनफैक्ट चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी मार्केट शेयर को लूज कर रही है क्योंकि कोविड के बाद ज्यादातर ग्लोबल प्लेयर्स ने चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सिंगल कंट्री
कंट्री पर डिपेंड रहने का काफी हाई प्राइस उन्होंने पे किया है। वहीं बांग्लादेश में ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स काफी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट के टाइम जो बांग्लादेश को प्रिविलेजेस मिलते थे, स्पेशली मोहम्मद यूनुस लेड गवर्नेंस को, तो ट्रंप के टाइम चीजें वैसे चलने वाली नहीं है। अगर आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा। तो बांग्लादेश का जो मेजर सेक्टर है यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर, इसमें भी डेंट लग सकता है एंड इसका इंपैक्ट हमें दिखना स्टार्ट भी हो चुका है। तो तिरुपुर, जिसे निटबियर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यहाँ पर 2000 लार्ज फैक्ट्रीज एंड 20,000 एंसिलरी यूनिट्स ऑपरेट करते हैं। वहां पर डिमांड ऑलरेडी पेस पकड़ चुकी है, क्योंकि जो ग्लोबल बायर्स हैं वो बांग्लादेश का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सप्लाई चेन को लेकर काफी इश्यूज हो चुके हैं। इवन की जो तिरुपुर में टेक्सटाइल यूनिट्स क्लोज थे, उन्हें फिर से रीओपन कर दिया गया है एंड तिरुपुर के जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फिर से अपनी 90% के लेवल पर पहुंच चुकी है। तो बड़े यूएस एंड यूरोपियन बायर्स यहां से डिमांड आ रही है, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जबकि डिमांड रिसेंट में ही पकड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 है, इसमें तिरुपुर इंडस्ट्री से $5 बिलियन का एक्सपोर्ट हो सकता है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ $3.9 बिलियन था। जबकि ये डिमांड सिर्फ दिसंबर एंड से ही आना स्टार्ट हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस को जो प्रेजेंट सिनेरियो के बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो यहां तक वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, डू प्रेस द लाइक बटन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं आपको फैमिलियर कराना चाहूंगा जो एक्सक्लूसिवली स्मॉल एंड माइक्रो कैप बिजनेसेस को टारगेट करते हैं एंड प्रेजेंटली ये अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को 90 डेज के लिए फ्री में भी ऑफर कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। तो अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो यहां पर हमें कई सारी बकेट्स ऐसी मिल जाएंगी। यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स हमें मिलेंगे। तो आज हम रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को स्टडी कर लेते हैं एंड यहां हम देख सकते हैं जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड में रेवेन्यू को डबल करने की बात की जा रही है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। रैमसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैनेजमेंट अपनी रेवेन्यू को 3 टाइम्स ग्रो करने की बात कर रही है बाय फाइनेंशियल 29 एंड बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे हमने प्रीवियसली कवर किया हुआ है, इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 26 ये अपनी रेवेन्यू में 30 से 32% की ग्रोथ दिखा सकते हैं। और भी कई सारी ऐसी कंपनीज हैं यहां पर काफी अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस है। तो टाइम सेक्शन में हमें रात के 8 बजे दिन भर की सारी डेवलपमेंट्स मिल जाती हैं, जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुई होती हैं। प्राइम सेक्शन में जाकर हम अलग अलग कंपनीज के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यू भी मिल जाते हैं। आईपीओ में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं। पल्स सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो एंड वॉच लिस्ट के स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं एंड इनके बारे में हमें सारी डेवलपमेंट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए हम लर्न सेक्शन एंड नॉलेज सेक्शन का यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस हमें 4500 रुपीज पर एनम मिल जाएगा एंड सिर्फ सोवरिन टाइम्स का एक्सेस हमें 365 रुपीज में मिल जाएगा। तो लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री में मिल रहे हैं उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। उसके लिए साइन अप करके सबसे पहले हमें ये डिटेल्स भरनी है, देन हमें कूपन कोड यूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा एंड कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी जिसने दिसंबर 24 वाले क्वार्टर में 359 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, उसका 319 करोड़ सिर्फ गारमेंट एक्सपोर्ट से आया है। मींस एक्सपोर्ट बिजनेस से इनका 85% से ज्यादा की रेवेन्यू आती है एंड अभी जो मार्केट में करेक्शन चल रही है उस तरह का इंपैक्ट इसके स्टॉक प्राइस पर देखने को भी नहीं मिला है। एक तो ये ऑलरेडी कंसोलिडेशन में थी एंड सेकंड रीजन यह है कि यहां पर काफी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो कंपनी का नाम है एसपी अपैरल्स लिमिटेड, जो किड्स एंड इन्फेंट वियर में एक्सपर्टाइज रखती है। तो ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड मार्केट है, यहां पर सबके लिए अपना मार्केट बनाना आसान नहीं होता। तो ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ है उसका इंपैक्ट ये देखने को मिला है कि फाइनेंशियल 21 में ये 60% की कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे थे एंड वहां से ये कैपेसिटी लगातार बढ़ती गई है एंड फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट 9 मंथ से ये 81% की कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ क्वार्टर 3 की बात करें तो ये क्वार्टर 3 में ऑपरेट किए हैं 85% की कैपेसिटी पर एंड इट्स फाइनेंशियल ईयर के एंड होते तक ये 90% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का टारगेट कर रहे हैं, जो कि काफी हायर है। आज इनके पास जो टोटल मशीन्स है वो 5000 है एंड इनका टारगेट है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 26 टोटल नंबर्स को 8300 तक ले जाना है। तो नेक्स्ट रीजन ये है कि श्रीलंका में प्रोडक्शन के लिए इन्होंने ऑलरेडी एक सब्सिडरी सेटअप कर रखी है एंड वहां पर ये एक्सपेंशन भी कर रहे हैं एंड ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स इनकी रेवेन्यू में 20% कंट्रीब्यूशन श्रीलंकन मार्केट से आ सकता है। तो श्रीलंका में आखिरकार ये प्रोडक्शन करना क्यों चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि श्रीलंका को ड्यूटी फ्री कंट्री का स्टेटस मिला हुआ है फॉर एक्सपोर्ट्स टू यूरोप एंड यूके एंड सेकंड रीजन है श्रीलंका में लेबर कॉस्ट का और भी चीप होना। इसके बाद हाल ही में इन्होंने यंग ब्रांड्स अपैरल लिमिटेड का एक्विजिशन किया है 223 करोड़ में, जो कि तमिलनाडु बेस्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है एंड इनके जो मार्क्यू कस्टमर्स हैं उसमें अमेरिकन ईगल, जो कि मार्क्स एंड स्पेंसर, बेनिटन एंड पिंक आते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स
20% की ग्रोथ आ सकती है। होता क्या है कि जब भी कोई भी कंपनी सिक्लिकलिटी से जस्ट बाहर आना स्टार्ट होती है तो ऐसे सिनेरियो में एक तो ईपीएस बढ़ने से स्टॉक प्राइस बढ़ता है एंड दूसरा प्राइस टू अर्निंग के री रेटिंग से। तो दिस इज द कंपनी जिसे हम प्रेजेंट सिनेरियो में स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उनकी मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि चाइनीज कंपटीशन जो पहले उनके लिए हेडविंड हुआ करता था वो अब टेलविंड बन गया है। तो कंपनी का नाम है फेज 3 लिमिटेड, जो होम डेकोरेटिव्स में एक्सपर्टाइज रखती है, जैसे कि बाथ मैट्स, रग्स, कुशंस, ऑटोमोटिव सीट कवर्स, कर्टेन्स, किचन टेक्सटाइल्स एंड कंप्लीट प्रोडक्ट की रेंज आपके सामने ये रही। ये भी टेक्सटाइल के एक नेट एक्सपोर्टर है क्योंकि इनकी रेवेन्यू में 90% ऑफ कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट बिजनेस का है। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है उसे ये कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं? तो पहला तो यह है कि सिलवासा में इन्होंने एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स किया था एंड यहां पर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अभी सिर्फ 45% हो रहा है। मींस यहां पर 55% ऑफ कैपेसिटी को यूज किया जा सकता है। फर्दर ब्लैंकेट सेगमेंट में इन्होंने 450 करोड़ का ब्राउनफील्ड कैपेक्स किया था एंड यहां पर भी जो भी कैपेसिटी बची हुई है वो है 50%। फर्दर पानीपत में इनका एक एक्सपेंशन चल रहा है जिसकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है 550 करोड़ एंड यहां पर जो यूटिलाइजेशन है वो 42% हो रहा है। यहां पर भी 58% कैपेसिटी बची हुई है। उसके बाद मैट्स एंड मोर प्राइवेट लिमिटेड में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है 150 करोड़ एंड यहां पर भी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो 31% है। तो इनके पास अच्छी खासी कैपेसिटी ऑलरेडी बची हुई है जिसे ये आने वाली ग्रोथ को कैपिटलाइज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिजनेस में ग्रोथ ऑफ कोर्स यहां पर भी आ सकती है, लेकिन फर्स्ट कंपनी जो हमने डिस्कस की है उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम रह सकती है। तो ये थे दो प्लेयर्स जो एक्सपोर्ट से आने वाली डिमांड के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अब हम दो ऐसे प्लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो वो कंपनी जो डोमेस्टिक डिमांड के रिवाइवल की बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है उसे हम प्रीवियसली कई बार कवर कर चुके हैं एंड प्रेजेंटली उसमें कई सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। तो कंपनी का नाम है कैंटरविल इंडिया रिटेल लिमिटेड, जो मैन, वुमेन एंड किड्स के लिए कंप्लीट रेंज ऑफ फैशंस प्रोवाइड करती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये काफी तेजी से अपने स्टोर्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं। सिर्फ Q3 में ही इन्होंने 20 नए स्टोर्स ओपन किए हैं एंड इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की बात करें तो इन्होंने 43 नए स्टोर्स ऐड किए हैं। तो इनका टारगेट है कि ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स इन्हें अपने स्टोर्स काउंट को 700 के नंबर्स पर ले जाना है। तो इनकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो है ये मेन सेगमेंट से आती थी, लेकिन लास्ट के कुछ सालों से ये वुमेन सेगमेंट एंड किड सेगमेंट पर भी काफी फोकस कर रहे हैं क्योंकि ब्रांडेड फैशन में वुमेन एंड किड सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को लेकर भी ये काफी काम कर रहे हैं, जहां फाइनेंशियल 23 में उनकी ओवरऑल रेवेन्यू में ऑनलाइन सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन था 2.6%, ये फाइनेंशियल 24 में बढ़कर हो गया 5.7% एंड इनका टारगेट है कि ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स इन्हें ऑनलाइन सेगमेंट से अपनी रेवेन्यू को 8 to 10% तक ले जाना है। उसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखें तो ये भी इंडस्ट्री लीडिंग है, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 36.7% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है ये 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसमें से फर्स्ट सेगमेंट है अपैरल सेगमेंट एंड यहां पर ये इंडिया के कई लीडिंग ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। मींस इस सेगमेंट में ये एक B2B प्लेयर है। तो जिन ब्रांड्स के लिए ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो सेकंड इनका जो सेगमेंट है ये होम फर्निशिंग का है, जहां पर ये अपनी खुद की ब्रांड के अंडर B2C बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का नाम है बेला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड एंड ऑफ कोर्स इनका जो फोकस सेगमेंट है वो अपैरल सेगमेंट ही है एंड इसमें इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है एंड फाइनेंशियल 24 में जो 74.7% ऑफ रेवेन्यू आई है ये अपैरल सेगमेंट से ही आई है। तो ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। यहां पर इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 मिलियन यूनिट्स हुआ करती थी, इसे ये बढ़ाकर 20 मिलियन यूनिट्स करने वाले हैं। उसके बाद 2 नई फैसिलिटीज को ये लॉन्च कर रहे हैं एंड 2 एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज में ये कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं एंड उसके बाद लगातार ये अपनी प्रोडक्शन लाइन को भी ब्रॉडन कर रहे हैं। यहां पर ये नए नए फैशन सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं एंड इसके बाद इनका फोकस ग्लोबल मार्केट में भी एंटर करना है। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो 2 और ऐसे बिजनेस जिन्हें प्रेजेंटली आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए, उसमें एक तो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड एंड सेकंड है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड। इस इंडस्ट्री के अंदर इन बिजनेसेस को छोड़ के और कौन से बिजनेसेस को आप स्टडी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, डू प्रेस द लाइक बटन, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।